नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की क्लास से हम लोग हिंदी व्याकरण को पढ़ने वाले हैं। हिंदी व्याकरण को पूरे आधार से समझेंगे कि ये इसका इकाई कौन कौन सा है, इसके अंग कौन कौन से हैं। अब मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूं हिंदी व्याकरण के इकाइयों से। हमको हिंदी व्याकरण को 3 भागों में पढ़ना पड़ता है। 3 भाग क्या है उसके? एक तो है वर्ण विचार है, एक है शब्द विचार है और एक वाक्य विचार है। तीन भागों में इसको विभाजित किया जाता है। एक है आपका वर्ण विचार, शब्द विचार और फिर वाक्य विचार। अब बात आती है कि वर्ण विचार क्या है। फिर हम लोग वही है कि पहला पार्ट इसको स्टार्ट कर रहे हैं वर्ण विचार। आज से अपना जो क्लास स्टार्ट हो रहा है वर्ण विचार पे आधारित ही क्लास है। तो वर्ण विचार होता क्या चीज़ है? पूरा आपको परिभाषा पे भी प्रश्न पूछा जाता है और परिभाषा पे प्रश्न पूछा जाता है और इसके अलावा जो स्वर तथा व्यंजन पे आधारित किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उस सब चीज़ को अपन लोग कवर करने वाले हैं। तो देखते हैं क्या क्या चीज़ मैं यहाँ पे जो लिखा हूँ उसके बारे में पूरा समझते हैं डिटेल से। देखिए, हिंदी व्याकरण को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक है वर्ण विचार, फिर है शब्द विचार और एक है वाक्य विचार। अब वाक्य जो है, वाक्य बनते हैं शब्दों से। जैसे कि मैं अभी बोल रहा हूं कि मैं खाना खा रहा हूं, तो मैं जो अभी एक वाक्य बोला, ये वाक्य शब्दों से मिलकर बना। खाना खाना, मैं खाना खा रहा हूं, तो रहा हूं, मैं, ये सब क्या हो गए? एक शब्द हो गए। शब्द को पिरोने से किसका निर्माण हुआ? वाक्य का निर्माण हुआ। अब बस शब्द से वाक्य का निर्माण हुआ है, तो शब्द कैसे बने? शब्द आपको मिलेंगे वर्णों के संयोजन से, वर्णों के संयोजन से, और वर्ण बनेंगे आपके ध्वनि से। ठीक है, तो भाषा की सबसे मूल इकाई पूछा जाता है आपको एग्जाम में। बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आया कि भाषा की सबसे मूल इकाई क्या है। तो भाषा की मूल इकाई क्या है? तो वह है ध्वनि है। ध्वनि, जैसे कि मैं बोला कि आ ई, ये सब मैं बोलते गया, जब मैं स्वर को उच्चारित करते गया तो उच्चारण में स्पष्ट नहीं हुआ कि अ किसको कहते हैं। तो उच्चारण हुआ किसी भी वर्ण का उच्चारण। वर्ण का उच्चारण क्या है? आपका ध्वनि है। और उसी ध्वनि को अब जब आप लिखित रूप दे देते हो, उसी ध्वनि को जब आप लिखित रूप दे देते हो, तब वह कहलाता है वर्ण। ठीक है, वर्ण का मूल इकाई क्या है? ध्वनि है। तो पूरे भाषा का मूल इकाई क्या हुआ? ध्वनि। ध्वनि को क्या बोलोगे आप? मौखिक इकाई बोलोगे। लेकिन लिखित इकाई अगर आपको एग्जाम में पूछे, लिखित इकाई किसका? भाषा का लिखित इकाई क्या होता है? तो वह होता है आपका, लिखित इकाई के बारे में बात कर रहे हैं। अभी मैं किसके बारे में बोला था कि मौखिक इकाई क्या है आपका? ध्वनि है। तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है? ध्वनि है। जबकि लिखित इकाई क्या है? वर्ण है। जबकि लिखित इकाई क्या है? वर्ण है। अर्थात मैं वर्ण को कैसे परिभाषित कर सकता हूं? भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई का लेखात्मक निरूपण ही क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। और अपने को अच्छे से दिमाग में रखना है कि वर्ण अविभाज्य होते हैं। वर्ण अविभाज्य होते हैं। अब कैसे? जैसे कि मैं बोला कि पानी बोला, है ना, पानी शब्द लिया। अब पानी शब्द में, जैसे कि ये पानी शब्द लिया हूं मैं, अब ये पानी 4 वर्णों से मिलके बनेगा। कैसे कैसे? ये तो होगा प, फिर होगा अ, आधा प होगा, नहीं, आधा प प्लस अ होगा, फिर आधा ना, फिर बड़ा ई होगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि आपको दिख रहा है कि ये कितने वर्णों से बना? 4 वर्णों से। अब इस आधा प को और विभाजित नहीं किया जा सकता, और वैसे ही अ को आप आधा अ नहीं बोल सकते, और ये ई को और विभाजित नहीं कर सकते। अगर आप इसको विभाजित करोगे भी तो छोटे ई प्लस ई के रूप में, आखिर वो वर्णों में ही विभाजित हो रहा है, और वर्ण को और आगे फिर विभाजित नहीं किया जा सकता। इसलिए अपने को याद रखना है कि वर्ण अविभाज्य होते हैं। वर्ण अविभाज्य होते हैं। आपका भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन से बोले? आपको मौखिक रूप से सबसे छोटी इकाई पूछेगा तो आंसर क्या देना है? आपको ध्वनि है। जबकि लिखित रूप से आपको सबसे छोटी इकाई पूछेगा किसका? भाषा का, तो वो क्या होता है? वर्ण होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आगे चलते हैं अर्थ के आधार पे। देखो, वर्ण में
वर्ण का कोई अर्थ नहीं होता, जैसे आ ई उ ये सब का कोई अलग से अर्थ नहीं है, लेकिन इन वर्णों को मैं पिरोकर, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ अपना नाम बोल रहा हूँ देवेंद्र करके, ठीक है, तो इसमें द भी आया, ए भी आया, ठीक है। अब द क्या है, व्यंजन है, द आधा द प्लस अ करके बनेगा, जिसमें द क्या हो गया, व्यंजन, और अ हो गया आपका स्वर। तो मैं क्या किया हूँ, जितने भी व्यंजन हैं, स्वर हैं, ये किसकी श्रेणी के हैं, वर्ण के ही तो हैं, वर्ण के श्रेणी के ही हैं। तो वही चीज मैं बोल रहा हूं कि देवेंद्र का अर्थ आपको समझना है तो आपको किसकी जरूरत है, वर्णों के संयोजन का, वर्णों के संयोजन का। तो एक तो आप अर्थ समझ सकते हो, वर्णों के संयोजन से आप बनाओगे शब्द, ठीक है, वर्णों के संयोजन से आप बनाओगे शब्द, और दूसरा बनेगा शब्दों के संयोजन से वाक्य। तो अपने को अर्थ किसमें स्पष्ट होगा, एक तो होगा शब्द में, जैसे कि मैं देवेंद्र बोला तो देवेंद्र से आपको समझ में आ जाएगा कि इंद्र देवता के बारे में समझ में आ रही, इससे कि देवेंद्र से इंद्र देवता के बारे में समझ में आ रहा है। वैसे ही मैं शब्दों को जब पिरोऊंगा, मैं एक धागे में पिरोऊंगा शब्दों को, मतलब कि सबको संयोजित करूंगा मैं, तो उससे भी आपका एक अर्थ निकलता है। तो अर्थ के आधार पे दो प्रकार है आपके वर्ण के, क्या क्या होंगे आपके, एक तो है शब्द है और एक है आपका वाक्य। तो दोनों में से छोटा इकाई अगर आपको पूछे कि अर्थ के आधार पे छोटा इकाई, तब आपका न तो ध्वनि आएगा न तो वर्ण आएगा, जबकि आंसर क्या होगा उस समय पे शब्द होंगे, ठीक है। तो अर्थ के आधार पे सबसे छोटी इकाई क्या है, शब्द है। और भावों के अर्थ, आप भाव को प्रकट नहीं कर सकते, भाव को प्रकट शब्द के रूप में नहीं किया जा सकता। जब उस शब्द को वाक्य बनाओगे, जब उन शब्दों के संयोजन को वाक्य बनाओगे और उस वाक्य को आप पूरा बोले, जैसे अभी मैं बोला था कि मैं खाना खा रहा हूं, तो मैं खाना खा रहा हूं, तो इससे समझ में क्या आया, भाव समझ में आया कि खाने का भाव समझ में आया। जब तक मैं उस पूरे लाइन को कंप्लीट नहीं करूंगा तब तक मेरे को खाना बस बोल दिया, तो खाना से क्या भाव समझ में आएगा, क्या खाना है, क्या खा रहे हो, इससे समझ नहीं आ रहा है। लेकिन उस लाइन को मैं जब पूरा बोला तब अपने को उसका भाव समझ में आया। तो भावार्थ के आधार पे कितने हैं वर्ण के प्रकार में क्या आएगा, सिर्फ एक आएगा, जो कि क्या होगा आपका वाक्य। वर्ण बोल रहा हूं बार बार, भाषा की इकाई बोल लेंगे, भाषा की इकाई क्या होगी भावार्थ के आधार पे, तो वो होगा आपका वाक्य। तो भावार्थ के आधार पे इकाई कौन सा है, वाक्य है। अब आगे चलते हैं, वर्णों के उच्चारण, वर्णों के उच्चारण समूह को अपन क्या बोलते हैं, वर्णमाला कहते हैं। और वर्णमाला, कुल वर्णमाला कितने होते हैं, तो 52 वर्णमाला है। फिलहाल एक चीज कि यहाँ पे मैं परिभाषा को बताना भूल गया कि वर्ण विचार कहते किसको है, वर्ण विचार कहते हैं किसको, पूरा आपका क्या आता है इसमें, परिभाषा के आधार पे भी प्रश्न आते हैं। तो वर्ण विचार क्या है, वर्णों का शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण तथा उन वर्णों का शुद्ध प्रयोग करना ही वर्ण विचार कहलाता है। क्या बोले, वर्णों का शुद्ध लेखन, उसका शुद्ध उच्चारण तथा उन वर्णों का शुद्ध प्रयोग करना ही क्या कहलाता है, वर्ण विचार कहलाता है। उम्मीद है कि इतना सब चीज समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, अब देखते हैं वर्णों के प्रकार। वर्ण को दो श्रेणी में बांटा जाता है। अभी बोले वर्ण को इस रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है कि स्वर तथा व्यंजन से मिलने, स्वर तथा व्यंजन का संयोजन ही क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है करके। वर्ण की परिभाषा ये भी एक, वर्ण को दो भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन सा बोल रहे हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण, अब आपको पता है कि स्वर है 11 है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है 11। कहीं पे लिखा मिलेगा आपको 10, कहीं पे लिखा मिलेगा आपको 13। तो 10 तो होते नहीं, पहले ये बात को हटा दो दिमाग से। 11 होते हैं और 13 होते हैं। 13 अपन बचपन से पढ़ते आए हुए हैं, अंक और अह को उसमें गिनती किया जाता है। लेकिन हम लोग जो शुद्ध हिंदी व्याकरण में अगर पढ़ रहे हैं तो स्वर वर्णों की संख्या कितनी है, तो अपने पास 11 है। कौन कौन से हैं वो 11, कौन कौन से 11 स्वर वर्ण हैं, तो उसको बोलते हैं अ, आ, ई, उ, ऋषि का री, ए, ओ, औ। ये कितने हो गए टोटल, 11 हो गए। अब आएगा आपका अंक और अह। तो अंक और अह में, अंक और अह के बारे में बात करते हैं। तो अंक और अह के लिए क्या बोल रहे हैं, ये अंक हो गया और ये अह। इसमें अंक क्या है, अनुस्वार है, जबकि अह क्या है, एक विसर्ग वर्ण है। ठीक है, विसर्ग वर्ण है।
जो कि क्या होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं, स्वर के बाद आते हैं तथा व्यंजन से पहले आते हैं। और ये लगते किसके साथ है, स्वर के साथ लगते हैं। जैसे कि मैं बोला कंगन, कंगन, ठीक है। तो कंगन को आप कैसे, कंगन का आप वर्ण विच्छेद करोगे तो कंगन को लिखोगे कैसे, का आधा का ना, पहले आधा का प्लस अ के ऊपर में क्या डालोगे आप, अंक मात्रा, ठीक है। तो अ के ऊपर में आप क्या डाले, अंक मात्रा, चंद्र बिंदु नहीं, अ के ऊपर में अंक मात्रा डाले और वही अंक आपका नाक से होते हुए आपको क्या देगा, साउंड देगा। तो वो क्या कहलाएगा, आपका अनुस्वार, अनुस्वार। तो अनुस्वार की श्रेणी, अनुस्वार की श्रेणी में कौन सा आता है, अंक आता है, जबकि विसर्ग की श्रेणी में कौन सा आता है, अह आता है, ठीक है। जैसे कि मैं बोल रहा हूं स्वतः, स्वतः, तो इसका आप वर्ण विच्छेद करोगे तो स्वतः, त में जाते हैं डायरेक्ट, तो तह जो आया है उसको आप कैसे लिखोगे, आधा त प्लस अह, आधा त प्लस अह। तो ये जो विसर्ग है वो जुड़ा किस में, आखिर ये विसर्ग किस में जुड़ रहा है, अ में जुड़ रहा है ना। वैसे ये अनुस्वार किस में जुड़ रहा है, ये अ में जुड़ रहा है। अ क्या है, स्वर है। तो स्वर में लगते हैं कौन, स्वर में लगते हैं कौन, आपका अनुस्वार और विसर्ग, लेकिन ये स्वर के बाद लगते हैं, इसलिए इसको प्योर स्वर की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। अब संस्कृत में अगर पढ़ोगे आप तो 13 स्वर होते हैं संस्कृत में, 13 स्वर। संस्कृत में 13 स्वर कौन कौन से हैं, 11 स्वर जो बोला हूं, ये 11 स्वर तो हैं आ ई उ ऋषि क्री ए ओ और औ। इसमें क्या किया जाता है, संस्कृत का 13 स्वर, अब 13 स्वर में अंक और अह शामिल हो गया ऐसा नहीं है, इसमें 11 हो गया। फिर ये ऋषि का री को 2 बार घुमा दिया जाता है, ये एक स्वर कहलाता है उसमें। और री को भी संस्कृत का एक स्वर माना जाता है। अपने को हिंदी व्याकरण में 11 स्वर होते हैं, अ से लेके औ तक, इतना दिमाग में रखना है। अब है आगे चलते हैं, तो स्वर वर्ण किसे कहते हैं, तो स्वर को आप जब बोलोगे, स्वर को आप जब बोलोगे तो जो प्राण वायु है, प्राण वायु अंदर से जब बोलोगे तो प्राण वायु का दबाव कहीं पे रुकेगा नहीं, डायरेक्ट निकलेगा मुंह से बाहर की ओर, इसलिए ये क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। तो बोलते समय ऐसे वर्ण जिनको बोलते समय या उच्चारित करते समय किसी भी अवरोध का सामना करना नहीं पड़ता, ऐसे वर्ण क्या कहलाते हैं, स्वर वर्ण कहलाते हैं। जबकि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उनको क्या बोलते हो आप, व्यंजन वर्ण बोलते हो। जैसे मैं बोला कमल, कमल बोला तो क क्या है, एक व्यंजन है, म भी क्या है, एक व्यंजन है, ला क्या है, एक व्यंजन है। तो क बना किससे, आखिर आधा क प्लस अ से तो बना है। अ की सहायता लिए आप किसको बनाने में, क बनाने में, ठीक है। अ की सहायता लिए आप किसको, क बनाने के लिए, अर्थात आप सहायता किसका ले रहे हो, स्वर का सहायता ले रहे हो, क्या बनाने में, व्यंजन बनाने में। व्यंजन को बोलने में स्वरों की सहायता लिया जाता है, अर्थात व्यंजन क्या है, परतंत्र होते हैं, मतलब कि ये स्वतंत्र नहीं होते हैं, ठीक है। और जब वो मुंह से आप निकालोगे उसका आवाज तो क्या होता है, उसमें अवरोध उत्पन्न होगा। ये भी एक परिभाषिक तौर पे बोला जा सकता है इसको। बोलते समय अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, अर्थात इनका उच्चारण बिना अवरोध के होता है। किनके लिए है, स्वर वर्ण के लिए। जबकि व्यंजन वर्ण के लिए क्या है, उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से किया जाता है। कुल कितने स्वर वर्ण है, स्वर वर्ण है तो 11 स्वर वर्ण है। अपने को इसको सीक्वेंस ऐसे ही याद रखना है, आ ई उ ऋषि का री है ना, ए ओ औ, ठीक है। तो ये हो गए आपके 11 स्वर वर्ण। कुल व्यंजन मैं यहाँ पे 41 लिखा हूँ, आप पढ़ोगे कि 33 करके पढ़ोगे, तो मैं 41 क्यों लिखा ये अगले क्लास में आपको समझा दूंगा, ठीक है। कुल व्यंजन 41 होते हैं जिसमें से शुद्ध व्यंजन 33 होते हैं, तो इसको अगले क्लास में पूरा डीप से कवर कर देंगे, ठीक है। स्वरों के प्रकार में आते हैं। अब देखो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि स्वरों के प्रकार पे आधारित कौन से स्वर किस श्रेणी में आएंगे। जैसे कि पहला, स्वरों के प्रकार में पहला प्रकार है मात्रा या उच्चारण के आधार पर। मात्रा या उच्चारण के आधार पर मैं स्वर को 3 भागों में विभाजित किया हूँ। पहला प्रकार, इसमें क्या चीज समझ में आ रहा है, ह्रस्व स्वर या लघु स्वर, मूल स्वर या फिर एक मात्रिक स्वर। कौन कौन से स्वर होते हैं, अ ई उ री।
देखो अपने को इसको याद रखना है, इसमें क्या है सिर्फ एक मात्रा आ रहा है, ठीक है। ये ऋषि का री भी आपका एक मात्रा है, ये आपका यहाँ पर जो मैं बनाया था संस्कृत का एक ऋषि का री, ये क्या है डबल 2 बार मोड़ा मैं इसको, तो ये बड़ा ऋषि का री है, जबकि ये क्या है छोटा ऋषि का री है, ठीक है। तो क्या क्या चीज है, अ ई उ ऋषि का री, ये सब क्या है आपके ह्रस्व स्वर हैं या लघु स्वर हैं या फिर छोटा स्वर बोलेंगे या फिर मूल स्वर या फिर एक मात्रिक स्वर। मैं इन चारों को इसलिए लिखा क्योंकि एग्जाम में कहीं से भी कोई भी नाम लिख कर वो आपको दे देता है। अब इतने में हड़बड़ी हो जाता है, ज़बरदस्ती का हड़बड़ी है, फिर अपने को पता है फिर भी आंसर गलत करके आते हैं फिर, क्योंकि अपने को इसको नाम एक्स्ट्रा नाम इसका समानार्थी नाम पता नहीं रहता, इसलिए गलत करके आते हैं। ये क्या है अ ई उ री, ये किस में आएंगे, ह्रस्व स्वर में या फिर लघु स्वर में या फिर मूल स्वर में या फिर एक मात्रिक स्वर, ठीक है। अब ये एक मात्रिक है तो दीर्घ स्वर क्या हो जाएंगे, दीर्घ स्वर होगा आपका द्विमात्रिक, ठीक है। एक मात्रा का उच्चारण करने जितना टाइम लगता है उससे 2 गुना टाइम लगता है जब आप दीर्घ स्वर को उच्चारित करोगे। तो अब टाइम नोट करते मत लग जाना कि एक 5 सेकेंड लगा है, एक 10 सेकेंड लगा है करके, ये सिर्फ व्याकरण की दृष्टि से परिभाषित है, ठीक है। अपने को आगे क्या चीज समझ में आ रहा है कि दीर्घ स्वर, गुरु स्वर या फिर संधि स्वर या फिर द्विमात्रिक स्वर। संधि स्वर क्यों बोला गया, ध्यान से सुनिएगा। आ ई उ, इसको याद करने का तरीका भी बताएंगे थोड़ी देर में। आ ई उ, फिर है ए ओ औ, क्या यहाँ पे क्या लिखा हूं, संयुक्त स्वर लिखा हूं। तो यहाँ पे देखो ये आ जो है, आ किससे मिलकर बना हुआ है, तो आ बना हुआ है अ प्लस अ से, अ प्लस अ से। तो दो क्या लगे आपको, लघु स्वर लगे किसको बनाने में, दीर्घ स्वर आ को बनाने में, इसलिए यहाँ पे 2 मात्रा है ना वैसे भी। तो आ हो गया आपका किस में आएगा, दीर्घ स्वर में। ई क्या हो गया आपका दीर्घ स्वर ई प्लस ई के रूप में। उ भी क्या होगा, उ प्लस उ के रूप में। अब बात आती है इसकी ए की, छोटा ए, तो ये तो छोटा है तो इस भाई साहब को तो रखना चाहिए यहाँ पे, है ना। ये छोटा ए कैसे है, संधि स्वर पढ़ रहे हो ना आप, तो संधि स्वर ये जो ए है ये ए कैसे बना हुआ है, अ प्लस छोटा ई से, अ प्लस ई या फिर बड़ा ई भी आएगा तो अ प्लस ई, फिर अ प्लस ई, और ये बना हुआ है आपके आ प्लस ई से, आ प्लस ई से या फिर अ प्लस ई बड़ा ई से ना। तो दो स्वरों का वर्ग, 2 स्वरों का मेल हो रहा है, इसलिए ये जो ए है और ये अ प्लस उ से बना हुआ है ओ, ये बना हुआ है अ प्लस उ से, आ प्लस उ या फिर अ प्लस बड़ा उ, है ना, ओ का। अब इसको क्या आपको एग्जाम में पूछा जाता है, ए का वर्ण विच्छेद क्या होगा, ए का वर्ण विच्छेद क्या होगा। ए का वर्ण विच्छेद आपको ऑप्शन ऐसे ही देगा, ए अ प्लस ए देगा, ए का वर्ण विच्छेद तो ए प्लस ए देगा, है ना। इसका बात कर रहा हूं मैं, ए प्लस ए दे दिया और दे दिया आपको ए प्लस ई दे दिया, ठीक है। अब दे दिया आपको अ प्लस आ दे दिया, ऐसे देता है एग्जाम में कि ए का वर्ण विच्छेद क्या होगा। तो ए का वर्ण विच्छेद मेरे को क्या समझ में आता है कि अ प्लस ए होता है करके, ठीक है। अब देखो ये इसको क्या बोला जाता है, संयुक्त स्वर। बाकी का जो 3 है, 3 और 4 कितने हो गए, 7 हुए, 7 क्या हुए, दीर्घ स्वर। उन 7 दीर्घ स्वरों में 4 जो लास्ट का जो 4 जिसको मैं रेड लाइन से लिखा हूं वो संयुक्त स्वर कहलाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि ए ओ और। अब इसमें से किसी भी 3 चीज को आपको देगा, ठीक है। अब 3 चीज को आपको देगा और एक ठोक ऑप्शन डाल के दे दिया, मान लो उ को डाल के दे दिया, वो उ को डाल के दे दिया और आपको बोलेगा वो, सॉरी इस उ को ना, इस छोटे उ को यहाँ पे डाल के दे दिया और आपको वो बोलेगा ए को भी रखा है, उ को भी रखा है, ए को भी रखा है, ओ को भी रखा है, और आपको बोलेगा वो कि लघु स्वर को ढूंढिए करके, है ना, निम्न में से लघु स्वर कौन सा है। अब आप कंफ्यूज हो गए एग्जाम में, लघु मतलब कि ये छोटा उ भी दिख रहा है और छोटा ए भी दिख रहा है, अब किसको मारे आंसर। तो ध्यान से सुनिए, ए आपका वर्णों का संयोजन है। ए क्या है, वर्णों का संयोजन। कौन से वर्ण, स्वर वर्णों का संयोजन है। जबकि उ खुद में एकलौता अपने आप में एक ही वो क्या है, स्वर वर्ण है।
इसलिए ए क्या हो गया, दीर्घ है, जबकि उ क्या है, आपका लघु स्वर वर्ण है। ठीक, तो संयुक्त स्वर कैसे बोलते हैं इसको, कि दो स्वरों के मेल से बन रहा है। कौन से दो स्वरों, दो विजातीय स्वरों। जैसे कि ए को मैं बोला ना अ प्लस ई, तो अ क्या है, एक अलग जात का हुआ, एक अ प्लस ई क्या हो गया, एक अलग जात का हुआ। वैसे ए के लिए भी आएगा कि आ प्लस ई, तो आ भी अलग जात हुआ, ई भी अलग जात हुआ। इधर जो मैं ब्लैक में लिखा हूं वो क्या है, समजात है। ये विजाति है, ये समजाति है। ये विजातीय संधि होगा यहाँ पे सजाति संधि होगा। जैसे कि आ है, आ के लिए क्या आएगा, अ प्लस अ आएगा। ई के लिए क्या आएगा, ई प्लस ई आएगा। वैसे उ के लिए क्या आएगा, उ प्लस उ आएगा। तो यहाँ पे आएगा आपका सजातीय, छोटा उ प्लस छोटा उ, छोटा ई प्लस छोटा ई, छोटा अ प्लस छोटा अ। आपको क्या देंगे, आपको ये दीर्घ स्वर वर्ण देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं अब प्लुत स्वर। देखिए प्लुत स्वर के लिए क्या है कि आप किसी चीज को बोल रहे हो और उसको थोड़ा लंबा खींच रहे हो। ठीक है, प्लुत स्वर में किसी शब्द को आप बोल रहे हो और उस शब्द को लंबा खींच रहे हो। जैसे मैं बोला इमली, अब मैं बोल रहा हूँ इमली ऐसे करके, तो मैं क्या किया, स्वर वर्ण जो ई है उसको लंबे समय तक उच्चारित किया। तो जब लंबे समय तक किसी शब्द को उच्चारित किया जाता है, ध्यान से सुनिएगा, लंबे समय तक किसी शब्द को लंबे समय तक उच्चारित करते हैं, तो जिस वर्ण का उच्चारण लंबे समय तक होता है वह वर्ण उस समय क्या कहलाता है, प्लुत स्वर कहलाता है। तथा यह स्थिति क्या कहलाती, प्लुत की स्थिति कहलाती है। अब प्लुत की स्थिति क्या है, जैसे कि मैं अभी इस रूम में आपको पढ़ा रहा हूं अगर, और बात अगर झनक रहा है बात अगर यहाँ से झनक रहा है, मतलब कि यहाँ पे क्या क्रिएट हो रहा है, नॉइस क्रिएट हो रहा है। ठीक है, रेजोनेंस आ रहा है, अनुनाद। ठीक है, इसमें क्या है, आपको क्या चीज, झंझनाहट का आवाज थोड़े लंबे देर तक आता है। तो वो जो झंझनाहट का आवाज है वो किसकी स्थिति है, प्लुत की स्थिति है। ठीक है, अब है प्लुत स्वर को क्या बोले हैं अपन, स्वर का लंबे समय तक उच्चारण ही क्या कहलाता है, आपका प्लुत स्वर। प्लुत स्वर अलग सा नहीं है, आपका जो ये 11 स्वर है उस 11 स्वर में, जैसे कि मैं ओम बोला, ओम ऐसे करके, है ना, ओम नाद किया हूं मैं, तो ओम, तो ओ को मैं क्या बोला, लंबे समय तक बोलते गया। ओ क्या है, एक स्वर है, ओ क्या है, एक स्वर है। इस समय ओ को मैं अधिक समय तक उच्चारित कर रहा हूं, इसलिए ओ क्या कहलाएगा, प्लुत स्वर कहलाएगा भी। अब है आगे, ये तो हो गया पहला स्वरों के प्रकार में मात्रा या उच्चारण के आधार पे अपन पढ़ लिए पहला प्रकार। फिर है दूसरा, ओष्ठ की आकृति या स्थिति के आधार पे। इसको याद रखने का तरीका मैं बता दिया, इसमें आपको दिमाग बस लगाना है। छोटा ए और छोटा ओ को, छोटा ए और छोटा ओ आपके दीर्घ हैं। क्यों दीर्घ हैं, क्योंकि ये दो लघु वर्णों के मेल से बनते हैं। ठीक है, आगे ओष्ठ की आकृति या होठों की स्थिति के अनुसार, ओष्ठ मतलब कि होठ। अब देखो आप किसी, इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, पूरा प्रैक्टिकल चीज है। मैं बोलना ही स्टार्ट किया, मतलब वृत्त का स्थिति, जिस वर्ण को बोलते समय वृत्त का स्थिति धारण कर लेगा आपका क्या, ओष्ठ। ओष्ठ मतलब कि होठ वृत्त का स्थिति धारण कर लिया तो वह क्या कहलाएगा, आपका वृत्ताकार, वृत्ताकार वर्ण या वृत्तमुखी। आपका मुख किस रूप में हो जाएगा, वृत्तमुखी कहलाएगा, क्योंकि आपका मुख किस रूप में हो जाएगा, वृत्त के रूप में हो जाएगा। वैसे ही गोले के लिए भी बोला सकते हैं कि गोले के रूप में आपका मुंह हो जाएगा करके। अब मैं इसको अलग से विभाजित कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मेरा जो मुंह है वो गोले का रूप धारण नहीं किया, तो वो कहलाएगा अगोलित, अगोलित वर्ण कहलाएगा। ठीक है, अगोलित वर्ण या फिर अवृत्ताकार कौन सा है, आ, ई, उ। अब देखो जैसे मैं उ बोला, मेरा होंठ की स्थिति कैसे हो गया, इस प्रकार से उ हो गया इतना। फिर आएगा आपका ए, उ आपका आया है किसमें, गोला का रूप धारण किया, और वैसे ही दो स्वर और बोलोगे आप, ओ और ओ करके, ओ और ओ। ठीक है क्या, तो जो आपका होंठ की स्थिति गोले का रूप धारण कर रहा है, जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में आपका होंठ गोले का रूप अर्थात वृत्ताकार रूप धारण कर रहा है, वो सब क्या कहलाएंगे, आपके वृत्ताकार
वर्ण कहलाते हैं। वृत्ताकार वर्ण कौन सा नहीं है करके आपको देगा ऑप्शन में, कौन सा नहीं है। एक ऑप्शन आपको अ करके दे दिया और यहाँ से 3 ऑप्शन उठा के दे दिया। ये जितना भी मैं बोल रहा हूँ हर एक चीज़ें एग्जाम में आया हुआ है, आपको अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है और जो चीज़ आप पढ़ रहे हो उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, तब आगे के क्लास में बढ़िए। अब आगे है, यहाँ पे एक चीज़ और है कि जो ओ है ना, आप देखते होंगे कि इसका यूज़ किया जाता है ओ करके, लेकिन ये ओ कोई स्वर नहीं है, हिंदी भाषा का स्वर नहीं है। इसको लिया गया है किससे? इंग्लिश से लिया गया है। इंग्लिश से लिया गया है अर्थात अपनाया गया है। अंग्रेजी भाषा से ये लिया गया है अर्थात अपनाया गया है, इसलिए इसको गृहित स्वर बोलेंगे या फिर आगत स्वर बोलते हैं। किसको? ओ को। ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से आगत स्वर कौन सा है, तो आपको दे दिया आ और ये वाला ओ, फिर इस ओ को दे दिया, ऊ दे दिया। अब आप वहां पे कंफ्यूज हो गए कि आगत स्वर तो पढ़े ही नहीं है करके, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि एक लाइन का है तो इसको चुपचाप नोट कर लीजिए कि ओ क्या है, एक गृहीत स्वर है या फिर आगत स्वर है करके। अब चलते हैं अनुनासिकता के आधार पे या अलिजिह्वा के आधार पे। अब अलिजिह्वा क्या है? इसको कौवे की स्थिति भी बोला जाता है, ध्यान रखेंगे। अलिजिह्वा को कौवे की स्थिति, तो आपका जो मुंह है, मुंह खोलोगे और जो घंटी टाइप का जो लटकते रहता है वो क्या कहलाता है? अलिजिह्वा कहलाता है। अब उसकी स्थिति के आधार पे या फिर अनुनासिकता के आधार पे अपन 2 रूपों में इसको विभाजित कर सकते हैं। किसको? स्वर वर्णों को, स्वर को 2 रूपों में विभाजित कर रहे हैं। तो पहला स्वर क्या है आपका? निर्नुनासिक स्वर। अब निर्नुनासिक स्वर बोलने का अर्थ यह है, न निर मतलब कि नहीं, किससे? नासिक से। नासिक मतलब कि नाक से हवा का नहीं निकलना। केवल जो प्राण वायु है वो किससे निकलेगा? मुंह से निकलेगा। केवल जो प्राण वायु है वो किससे निकलेगा? मुंह से निकलेगा। तो जब आप सभी स्वरों को उच्चारित करते हो, आ ई, तो देखो जितना आप उच्चारित किए स्वर वर्ण को, तो अंदर का जो प्राण वायु है प्रेशराइज्ड हुआ, दबाव से निकला, एकदम दबाव से निकला। कहाँ से? मुंह की तरफ से। नाक पे कोई प्रेशर नहीं गया। तो नाक पे कोई प्रेशर नहीं जाता है, तो जो प्राण वायु है वो कहाँ से निकलता है? मुंह से निकलता है, नाक से नहीं निकलता है। इसलिए अ से लेके अ तक को, है ना, सभी स्वर अ से लेके अ तक के सभी जो 11 स्वर हैं उनको किस श्रेणी में रखा जाता है? निर्नुनासिक स्वर, या फिर मुंह से निकलता है प्राण वायु, इसलिए क्या बोला जाएगा इसको? मौखिक स्वर। अब मैं क्या करता हूँ, सभी स्वर में मैं क्या लगा दूं? चंद्र बिंदु। जैसे कि यहाँ पे लगा हुआ है, एक शब्द लिखा हुआ, आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, मुंह लिखा हुआ हूँ, तो मुंह के ऊपर में लगा हुआ है चंद्र बिंदु। ठीक है, अब ये मैं किया, ये चंद्र बिंदु, अगर मैं इस बिंदु को हटा दूं, इस चंद्र को हटा दूं और इसको लिख दूं, तो ये क्या है? फिर अनुस्वार हो गया। या फिर इस बिंदु को हटा दो और इस चंद्र को डाले रहो, तो ये क्या कहलाएगा? अर्धचंद्र बिंदु। बिंदु हट गया है, चंद्रमा बाकी है। अब मैं बोल रहा हूं इसमें कि क्या है? चंद्र बिंदु लगा है, तो लगा किस पे है? स्वरों पे ही तो लगा ना। तो सभी स्वर में अगर चंद्र बिंदु लगा है तब वह क्या हो जाएंगे? अनुनासिक स्वर। जैसे कि आंगन, मैं क्या बोला? आंगन बोला, तो आंगन में क्या आया है आपका? आंगन को जब लिखोगे तो कैसे लिखते हो? आंगन इस रूप में लिखते हो, आ लिखे, उसके ऊपर में क्या बनाया? चंद्र बिंदु बनाया। अब आंगन जैसे बोले, आपका नाक से भी ध्वनि निकलना चालू हुआ, मुंह से तो निकल ही रहा है, नाक से भी निकलेगा। किस में? तो वह स्वर क्या कहलाएगा? अनुनासिक स्वर। कौन सा स्वर की बात कर रहे हैं? आ स्वर की ही बात किया जा रहा है, लेकिन उस पे क्या लगे रहेगा? चंद्र बिंदु। तब वो चंद्र बिंदु के साथ वह स्वर क्या कहलाएगा? अनुनासिक स्वर कहलाएगा। प्राणवायु कहाँ से निकलना है? मुंह प्लस नाक से निकलना है। फिर आगे है, उदाहरण लिखा हूं मैं वही चीज कि सभी स्वर चंद्र बिंदु सहित क्या कहलाएंगे? अनुनासिक स्वर। अब जाति के आधार पे क्या है? सजाति तथा विजाति। यहां से क्वेश्चन कैसे आता है? बहुत सरल है। क्वेश्चन कैसे आते हैं? जैसे सजाति स्वर क्या कहलाएंगे? अ और आ, ये एक जात के हुए। ई और ई, ये भी एक जात के हुए। उ, ये एक जात के। ए, ये भी एक जात के। ओ और औ, ये क्या हो गए? एक ही जात के हुए, है ना। फिर है, आपको ऑप्शन कैसे देगा? देखो, निम्नलिखित में से
सजातीय स्वर कौन से नहीं हैं? अ आ, ई ई, ओ औ, ए अ, ए अ। तो आप पहले के 3 ऑप्शन में एक ही जाति वालों को बोले हो। चौथे ऑप्शन में वर्णों का, स्वर वर्णों का संयोजन तो हो रहा है, लेकिन अलग अलग जात के, एक का जात था अ वाला, एक का जात था ए वाला, तो अलग अलग जात के स्वरों का संयोजन हो रहा है। इसलिए लास्ट वाला जो मैं ऑप्शन बोला था वो इस टाइम पे करेक्ट आंसर होगा। वो बोला ना कौन सा, सजातीय वर्ण नहीं है करके बोला है, तो सजातीय स्वर नहीं है करके बोला, तो सजातीय स्वर कौन सा बोला मैं? ऑप्शन नंबर डी को बोला। ठीक, आगे लास्ट है आज का, इसमें एक टाइप और है जिसको अगली क्लास में डिस्कस करूंगा। पांचवा, जिह्वा की क्रियाशीलता या प्रयोग के आधार पर। जिह्वा मतलब कि जीभ। अब जीभ का आगे भाग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे, इसको बहुत बार एग्जाम में आया है ये, कि जीभ का अग्रभाग जब क्रियाशील होगा तब कितने स्वर हैं, और जीभ का मध्य भाग क्रियाशील होगा तब कौन से स्वर हैं, और जीभ का पश्च भाग क्रियाशील होगा। स्वर वर्णों को बोलते समय जीभ के ये तीनों पार्ट में से कौन सा पार्ट एक्शन में आ रहा है, तो उसके आधार पे तीन स्वर होते हैं। अग्र स्वर है जब क्या हो, जीभ का जो आगे का हिस्सा है वो क्रियाशील रहेगा तो वो क्या कहलाएंगे? अग्र स्वर। जबकि मध्य स्वर क्या होंगे? ऐसे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में किसकी भूमिका होती है? जीभ के मध्य भाग की भूमिका होती है। फिर है पश्च स्वर, तो पीछे, जीभ के पीछे भाग की भूमिका आ जाएगी। देखो अपने को याद कैसे करना, इसको ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मैं ट्रिक बता रहा हूं। देखो मध्य स्वर है, मध्य स्वर को बस आप याद रखिए, मध्य स्वर किसको बोलते हैं? अ को। मध्य स्वर किसको बोला जाता है? अ को। तीसरे में मैं क्या लिखा हूं? पश्च स्वर लिखा हूं। तीसरे में क्या लिखा हूं? पश्च स्वर। किसमें बोला मैं? तीसरे लाइन पे, है ना। पहला भाग हो गया आपका अग्र, दूसरा मध्य, तीसरा क्या हो गया आपका पश्च। तो तीसरे में क्या लिखा आया हुआ है? पश्च। आ कैसे दिख रहा है? 3 टाइप का दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ऊ भी 3 टाइप का दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? और ये बड़ा ऊ भी 3 का निशान लिए बैठा है, वैसे ही ओ भी 3 का निशान लिए बैठा है, और औ भी 3 का निशान लिए बैठा है। दिख रहा है ना, सभी जगह में 3 दिख रहे हैं। तो जितने भी 3 हैं वो तीसरे लाइन पे आएंगे, सिर्फ एक 3 को छोड़ के, ये इतना याद रखना है, एक 3 क्या है? अ वाला, है ना। इसमें भी 3 का निशान है, लेकिन वह अ बस को छोड़कर बाकी जो 3 निशान टाइप का लिए बैठे स्वर वर्ण हैं वो सब क्या हैं? आपके पश्च स्वर हैं। अब आपका अ भी आ गया, इतने सारे 3 के रूप में दिखने वाले स्वर वर्ण भी हुए। बचा क्या चीज? जितना सारा चीज बच गया, ए ओ और ऋषि का, ओ बोल रहा हूं, ई ए और ऋषि का री, ये क्या हो जाएंगे? आपके अग्र स्वर की श्रेणी में आएंगे। तो ये इतना ट्रिक इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आते रहता है। आपको उम्मीद है कि सब चीजें समझ में आया होगा। एक बार मैं इसको पूरा का पूरा रिवाइज कर देता हूं। हिंदी व्याकरण क्या है आपका? हिंदी व्याकरण को 3 भागों में विभाजित करके पढ़ा जा सकता है। एक है वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। वाक्य बनते हैं शब्द से, शब्द बनते हैं वर्ण से, और वर्ण बनता है ध्वनि से। वर्ण का भाषा की सबसे छोटी इकाई के बारे में बात किया जाएगा तो वह है ध्वनि है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि है। ध्वनि किस रूप में है? मौखिक रूप में पूछा जाएगा आपको तो छोटी इकाई क्या है? ध्वनि। जबकि लिखित सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण। वर्ण को विभाजित नहीं किया जा सकता है। और तो वर्ण विचार की परिभाषा में बोला था कि वर्णों का शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण तथा उनका शुद्ध प्रयोग करना ही क्या कहलाता है? आपका वर्ण विचार कहलाता है। अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई क्या है? शब्द है। अर्थ किसका किसका लगाते हैं? अपन शब्द का लगाते हैं और वाक्यों का लगाते हैं। फिर है भावार्थ के आधार पे इकाई। भाव के आधार पे इकाई कौन सा है? भाषा की इकाई की बात किया जा रहा है तो भाषा की इकाई क्या है? वाक्य है। आगे आते हैं, वर्णों के उच्चारण समूह को अपन क्या बोलते हैं? वर्णमाला कहते हैं। पूरे के पूरे कितने वर्णमाला होते हैं? तो 52 वर्णमाला होते हैं। 52 वर्णमाला को अपन अगले क्लास में डिस्कस करने वाले हैं कि ये कैसे कैसे कैटेगराइज किए गए हैं, कैसे कैसे वर्गीकृत किए गए हैं। अब आते हैं वर्णों के प्रकार। वर्णों के 2 प्रकार होते हैं, स्वर वर्ण होते हैं और
व्यंजन वर्ण होते हैं। स्वर वर्ण में क्या होता है, बोलते समय आपके हृदय से जो प्राणवायु निकल रहा है उस प्राणवायु को अवरोध या रोकने वाला कोई नहीं रहेगा। तो स्वर वर्ण, जितने भी स्वर वर्ण है, हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या होती है 11, न कि 13। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या होती है 11, जिसमें से उन 11 में से जो ऋषि का री दिखता है वो संस्कृत का स्वर वर्ण है, ये भी याद रखेंगे अच्छे से। व्यंजन वर्ण, कुल व्यंजन होते हैं आपके 41 व्यंजन वर्ण होते हैं, जिसको आगे कल के क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे कि 33 कहाँ से आ गया करके, उसके बारे में भी कॉन्सेप्ट समझेंगे अगले क्लास में। स्वरों के प्रकार, स्वरों के प्रकार 6 प्रकार यहाँ पे मेरे को डिस्कस करना था, लेकिन 6वां प्रकार के लिए मेरे पास ज़्यादा जगह नहीं बचा, इसलिए 5 प्रकार यहाँ तक। मात्रा या उच्चारण के आधार पे, मात्रा या उच्चारण के आधार पे सबसे पहला क्या है आपका, ह्रस्व स्वर या लघु स्वर, मूल स्वर या एक मात्रिक स्वर। ऐसे स्वर जिनमें एक मात्रा के उच्चारण का समय लगे, ऐसे स्वर क्या कहलाते हैं, लघु स्वर कहलाते हैं। अ इ उरी, अब इसके लिए एक ट्रिक ध्यान से रखिएगा, अब इसको याद कैसे करें करके। अ इ उरी है ना, अ इ उरी, तो अयूर, अयूर करके आप इसको याद कर सकते हो। अ इ उरी को अयूर, अयूर करके याद कर सकते हो। फिर आ इ उ क्या है, दीर्घ, दीर्घ स्वर हैं, जिसमें से ए ओ क्या है, संयुक्त स्वर है। संयुक्त स्वर क्यों है, क्योंकि जो ए है, ओ है और ओ है, इन लोगों का संयोजन क्या हो रहा है आपका, विजातीय, विजातीय स्वरों के मेल से होने वाले, विजातीय स्वरों के मेल से होता है इनका संयोजन, इसलिए क्या है, संयुक्त स्वर कहलाते हैं। आगे है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर में क्या है कि किसी भी स्वर का उच्चारण आप लंबे समय तक, थोड़ा सा लंबे समय तक कर रहे हो, जैसे कि ओम, तो ओ के लिए आप क्या बोले, ओ को आप यहाँ पे क्या बोलोगे कि प्लुत ध्वनि, प्लुत ध्वनि का नाद कर रहा है ओ, तो मैं ओ को क्या बोलूँगा इस समय पे, प्लुत स्वर की श्रेणी में रखूँगा। होंठ की स्थिति के आधार पे आपको वृत्ताकार होते हुए जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में आपका होंठ वृत्ताकार होते हुए प्रतीत होगा, वह सभी स्वर वर्ण क्या कहलाएंगे, वृत्ताकार स्वर वर्ण कहलाएंगे, या वृत्तमुखी या फिर गोलित स्वर वर्ण कहलाएंगे। अब ऐसे ही है कि एक विदेशी भाषा, अंग्रेजी भाषा से आया हुआ स्वर है जिसको बोलते हैं अपन औ, उच्चारण इसका औ के रूप में ही रहेगा। आगत स्वर या फिर गृहीत स्वर बोला जाएगा, इसलिए इसको। अब है अनुनासिकता या अलिजिह्वा के आधार पे, निम्नासिक स्वर और अनुनासिक स्वर के बारे में डिस्कस किए। सभी के सभी स्वर क्या हैं, निर्नुनासिक स्वर हैं, और उन्हीं पे मैं अगर चंद्र बिंदु लगा दूं तो क्या हो जाएंगे, अनुनासिक स्वर। अब जैसे ही मैं चंद्र बिंदु उस पे लगाया तो उसके उच्चारण में मेरे को दबाव झेलना पड़ेगा, कहाँ पे, नाक पर भी, है ना। फिर है जाति के आधार पे, एक है सजातीय तथा विजातीय स्वर वर्ण। वैसे ही है जिह्वा की क्रियाशीलता या प्रयोग के आधार पे, एक बार और इसको डिस्कस कर देता हूं मैं। मध्य स्वर से आप स्टार्ट करेंगे, अ को याद किए, फिर उसके बाद जितने स्वर वर्ण जिसमें 3 छुपा हुआ होता है, आ में भी 3 छुपा हुआ, ऊ में भी 3 है, बड़े ऊ में भी 3 दिख रहा है आपको, ये शेप दिख रहा है ना 3 का, ओ में भी 3, औ में भी 3, तो जितने 3 वाले हैं वो 3 में आएंगे, 3 में आएंगे, मतलब पश्च में आएंगे। मध्य हो गया, पश्च हो गया, तो भाई साहब जितना सारा चीज बचा है वो किस में आ जाएगा, अग्र स्वर में। तो उम्मीद है कि क्लास अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ दिक्कत होगा तो बता दीजिएगा। अगले क्लास में मिलेंगे जहाँ पे इसके आगे 6वें टाइप को मैं कवर करूँगा और व्यंजन वर्णों के बारे में हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।